क्वेश्चन नहीं है बेटा, याद रखना। सुपरस्टार है, कौन है ये? सुपरस्टार है, और सुपरस्टार को बेटा हल्के मत लेना। पेपर में सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन इस चैप्टर का यही है। बच्चों के तोते से उड़ जाते हो, क्या हो गया? तो बच्चा गाना गाता है, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे। तो मैं नहीं चाहता कि तुम लोग भी एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के ये वाला गाना, तुम लोग कौन सा गाना गाओगे? जैसे मान लो ये पेन है, ठीक है, यहाँ पेन को मैंने ऐसा रखा, तो ए नाम की एक लाइट गई, बी पॉइंट पर टकराई, तो यहाँ से जब लाइट गई टकरा के नीचे आएगी बेटा, ठीक है, फिर वो सी पॉइंट पर फिर से आई और टकरा के फिर यहाँ वापस चले गई। तो क्वेश्चन ये था, वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। वही सेम चीज यहाँ पर चैप्टर 6 में है। एक्सरसाइज 6.2 को अगर करना है तो इन प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से समझना है। याद रखना, मैंने बोला एक साथ, जैसे मैंने बोला कि इस वाले रूम में मैं खड़ा हुआ, अभी तुम लोग क्लास ले रहा हूँ, बगल वाले रूम में जो भी क्लास ले रहा है, कि हम साथ साथ हैं भैया, हम आपके हैं, कौन हो गया? क्लियर है कि नहीं? तो हम साथ साथ हैं वाला कॉन्सेप्ट किसके साथ लगेगा? आप लोगों के साथ, जो कि हम एक रूम के अंदर बैठे हुए हैं। एक्स और वाई हम साथ साथ हैं, उनका सम कितना होगा? अरे वाह, आज तो बेटा तुम बॉर्नवीटा पूरा आएगा। 6.2 एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जैसे हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.1 की थी, 6.1 में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज होने वाली थी, कौन कौन सी थ्योरम यूज होने वाली थी, उसको पहले हमने समझा था कि नहीं समझा था, जिससे हम 6.1 एक्सरसाइज को बहुत बेहतर तरीके से अच्छे से समझ सकें। बात समझ में आ रही ना? तो अब 6.2 में हमें कुछ बेटा पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज के बारे में समझना होगा। किसके बारे में समझना होगा? पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी के बारे में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आज जो समझने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो पैरेलल लाइन बेटा सभी को पता है पैरेलल लाइन क्या होता है। जैसे मैंने बोला एक लाइन ये रही और एक लाइन ये, ऐसी लाइन जो कभी भी आगे चल के मीट नहीं होती। इन लाइनों को मैं चाहे कितना भी आगे लेके जाऊं, इन दोनों लाइनों को चाहे कितना पीछे लेके जाऊं, लेकिन कभी ऐसा टाइम आएगा ही नहीं कि जिस टाइम ये दोनों के दोनों लाइंस मीट हो रही होंगी। ऐसा टाइम कभी नहीं आता, ठीक है। तो हमारे पास इस लाइन को मैंने एक्स वाई मान लिया और इस लाइन को मैंने यहाँ पर मान लो, इस पैरेलल लाइन को बेटा किसी एक ट्रांसवर्सल लाइन ने कट कर दिया। ट्रांसवर्सल मतलब बेटा ऐसी लाइन जो दो पैरेलल लाइन को कट करती है। ट्रांसवर्सल कौन सी लाइन होती है? जो पैरेलल लाइन को कट करती है ना। ये हमारे पास मान लो, इस लाइन को भी नाम मैंने दे दिया ए बी। तो अब हमें यहाँ पर बेटा बहुत सारी प्रॉपर्टी है इसमें। जैसे ही दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, वैसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टीज की बिन बुलाए एंट्री हो जाती है और हमें उन प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से समझना होगा, बहुत अच्छे से समझना होगा। तो हम यहाँ पर बेटा प्रॉपर्टी नंबर 1 सबसे पहले मैं जो समझाने जा रहा हूँ वो हम समझेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते क्या हैं? जैसे मैंने एंगल को नाम दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसा कि अल्टरनेट इंटीरियर वर्ड बोला, इंटीरियर मतलब पैरेलल लाइन के अंदर वाले एंगल। तो पैरेलल लाइन के अंदर वाले जो एंगल होते हैं उनके बारे में बोला गया। अल्टरनेट इंटीरियर में बेटा जेड शेप के जो एंगल बनते हैं ना, जेड शेप के, चाहे वो जेड ऐसा बने और चाहे वो जेड ऐसा बने, इसके अंदर के जो एंगल होते हैं, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ आ रही है? चलते हैं वहां पर, देखो जरा ये जेड बना कि नहीं बना? अरे बोलो हाँ या ना। तो बेटा 4 5 के इक्वल हो गया, 4 5 के इक्वल हो गया ना। तो हमारे पास यहाँ पर एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 5। वैसे ही उल्टा बना दो जेड, जेड उल्टा बन गया तो एंगल 3 एंगल 6 के इक्वल हो गया ना। तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल नंबर 6। ये बेटा हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मैंने अभी आपको समझाया है और ये बहुत काम की प्रॉपर्टी है। एक बड़ी पुरानी कहावत है बेटा, वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। वही सेम चीज यहाँ पर चैप्टर 6 में है। एक्सरसाइज 6.2 को अगर करना है तो इन प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 1 अभी आप लोगों ने समझी है। अब हम चलेंगे बेटा प्रॉपर्टी नंबर 2 की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 2 की तरफ, तो प्रॉपर्टी नंबर 2 में हमारे पास बेटा आता है यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर
करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं जरा उसके बारे में हम समझ लेते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल बहुत अच्छे से सुनना, सुन लोगे समझ में आ जाएगा, सुन जितने अच्छे सुनोगे उतने अच्छे समझ में आ जाएगा। करस्पॉन्डिंग का मतलब समझो क्या होता है। मैंने बोला कि बेटा ऊपर वाली लाइन के लेफ्ट कॉर्नर पर जो एंगल है वो नीचे वाली लाइन के लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर जो एंगल है वो इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है एक जैसा। क्या होता है? एक जैसा, ठीक है, एक दूसरे के जो बिल्कुल एक जैसे हों वो। तो एक बार फिर सुनो, मैंने बोला ऊपर वाली लाइन के लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर जो एंगल है वो नीचे वाली लाइन के लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर जो एंगल उसके इक्वल होगा। वैसे ही बात सबके लिए होगी ना, राइट साइड ऊपर वाला एंगल तो नीचे वाले लाइन में राइट साइड ऊपर वाला एंगल होगा कि नहीं होगा? होगा ना? महिलाएं बताओ। हाँ, वैसे ही यहाँ पर 4 किसके इक्वल होगा? शाबाश। वैसे ही 3 किसके इक्वल होगा? 7 के, ठीक है ना। अब इसको हम यहाँ लिखेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू व्हाट? एंगल 6, वेरी गुड। और उसके बाद एंगल 4 इज इक्वल टू 8 और एंगल 2 इज इक्वल टू 5 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल, ये बेटा हमने अभी कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कोई डाउट नहीं इसमें किसी को? कंफर्म समझ में आ गया? एक प्रॉपर्टी और है, एक प्रॉपर्टी और है जिसको हम लोग बोलते हैं सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। ये मैं लिखवाता हूँ बच्चों को। और बुक में यही चीज एक और भाषा में बोली गई है, अंग्रेजी में लिखी हुई है लेकिन उनकी लैंग्वेज थोड़ी बड़ी है। आप चाहो तो मेरी वाली लैंग्वेज यूज कर लेना, मैं लिखवाता हूँ बच्चों को। नंबर नहीं काटेंगे, गारंटी मैं देता हूँ, नंबर पूरे मिलेंगे, तुम्हारी चिंता मत करो। और बुक वाला भी बता देता हूँ कि लिखा क्या हुआ है, मतलब दोनों का सेम ही है। बुक में लिखा होगा एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब सेम है। मैं समझाता हूं, अभी देखना क्या होता है बेटा, बहुत प्यारे तरीके से समझो। सम ऑफ को इंटीरियर का मतलब होता है बेटा एक साथ अंदर वाले एंगल। तो एक साथ अंदर वाले एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है? ठीक है, याद रखना, मैंने बोला एक साथ। जैसे मैंने बोला कि इस वाले रूम में मैं खड़ा हुआ, अभी तुम लोग क्लास ले रहा हूँ, बगल वाले रूम में जो भी क्लास ले रहा है, कि हम साथ साथ हैं भैया? हम आपके हैं, कौन हो गया? क्लियर है कि नहीं? तो हम साथ साथ हैं वाला कॉन्सेप्ट किसके साथ लगेगा? आप लोगों के साथ, जो कि हम एक रूम के अंदर बैठे हुए हैं। यहाँ पे देखो ध्यान से, मैंने बोला कि एंगल 4 जो है, इसमें बताओ एंगल 4 हम साथ साथ है वाला कॉन्सेप्ट 3 के साथ बना रहे हैं कि 6 के साथ बना रहे हैं? 6 वाले बच्चों के लिए हाथ ऊपर करो, 6 के लिए हाथ ऊपर करो। राइट आंसर इज 6। अब 3 वाले बच्चों को समझाता हूँ बेटा, 3 जो लिखा है ना इसमें 3, वो हम साथ साथ है नहीं, वो है बेटा हम आपके हैं कौन? क्योंकि 3 और 4 के बीच में दीवार है। मैंने तुमको एग्जांपल देके समझाया था, लेकिन समझाया था कि इस रूम में मैं खड़ा हूँ, बगल में कोई और खड़ा हुआ है, तो भैया साथ साथ कैसे हुए? हम आपके हैं कौन होगा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी, इक्वल तो बोला ही नहीं मैंने तो बस ये पूछा था साथ साथ वाले एंगल कौन से हैं? कौन सा? 3 6 4 के इक्वल होगा, 4 के साथ होगा, 3 5 के साथ होगा, बस 2 ही एंगल साथ हैं इसमें। 1 को थोड़ी, 1 तो बेटा घर के बाहर रोड पे कौन घूम रहा है, उसको किसका तो बोलोगे तुम? यार वही तो समझा रहा हूँ बेटा, वही समझा रहा हूँ मैं। यहाँ पर मैंने बोला कि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180, एक साथ अंदर वाले जो एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। तो यहाँ पर देखो 4 के साथ कौन है? 6, तो हमारे पास देयरफॉर एंगल 4 प्लस एंगल 6 कितना हो जाएगा? 180, है ना। वैसे ही बेटा एंगल 3 के साथ कौन है? तो इनका सम कितना हो जाएगा? तो अभी को प्रॉपर्टी अच्छे समझ में आ गई। अब यही प्रॉपर्टी बेटा जो आपके पुस्तक वाले लिखते हैं उनकी भाषा भी समझ लो, मतलब दोनों का सेम ही है। मैं तुम्हें इसको भी जरा टैली करके दिखाता हूँ। इसमें लिखा हुआ था एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। अच्छा पहले बताओ ट्रांसवर्सल क्या था? शाबाश, ये लाइन ना, ठीक है, ये लाइन। तो ये बोला गया एंगल्स
ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल साइड के सेम साइड पर या तो इस साइड वाले ले लो या फिर इस साइड वाले एंगल ले लो, इनका सम कितना होता है? तो दोनों का मतलब सेम था कि नहीं था? अब पेपर में लेकिन एक ही रीजन लिख के आना, उनमें आ गया जो तुम्हारा मन कर, नीचे वाले से भी पूरे नंबर मिलेंगे और ऊपर वाले से भी पूरे नंबर मिलेंगे, बेफिक्र होके लिखना। ठीक है, ये बेटा हम लोगों ने पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी सीखी है, ये प्रॉपर्टीज तुम लोग को अच्छे से आ गई तो तुम ये मान लो एक्सरसाइज 6.2 के सारे क्वेश्चन कर लोगे, सारे क्वेश्चन कर लोगे, समझ में आ गई प्रॉपर्टी अच्छे से। अब हम आगे क्वेश्चंस की तरफ चलें बेटा। चलो एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1, 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है बेटा इस क्वेश्चन में, जरा क्वेश्चन को भी देख लेते हैं एक बार अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें बेटा ये बोला गया इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी लाइन किसके पैरेलल है? सी डी के। तो मैंने गिवन में लिखा पहले, गिवन कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, फिर सी डी किसके पैरेलल है? ई एफ के, सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। ठीक है, एंड बेटा वाई रेशियो जेड ये किसके इक्वल दिया है? 3:7 के। ठीक है, उसके बाद टू फाइंड, फाइंड क्या करना है बेटा इसमें हमें? टू फाइंड एक्स फाइंड करना है हमें, क्या फाइंड करना है? एक्स। अब इसके बाद इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनो बेटा ध्यान से। मैंने बोला कि बेटा मेरे पास, क्योंकि ए बी किसके पैरेलल था? सी डी के, एंड सी डी खुद किसके पैरेलल है? एक और बार चेक करते हैं, ए बी किसके पैरेलल है और सी डी किसके पैरेलल है? तो भैया ए बी और ई एफ भी क्या होंगे? बात खत्म। तो हमारे पास देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू, अब सुनो बेटा, सुनो फिगर में देखो ध्यान से, फिगर में देखो ध्यान से, अगर ए बी लाइन ई एफ के पैरेलल है, अगर क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने अभी लिख दिया यहाँ पे पैरेलल है ना, ए बी अगर ई एफ के पैरेलल है बेटा, तो फिर ये जो एंगल था, ये वाला जो एंगल था, ये एंगल एक्स और जेड इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन चुका है। ठीक है ना, ठीक है ना, सभी को कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हम यहाँ क्या लिखेंगे? देयरफॉर एक्स इज इक्वल्स टू जेड। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट रीजन देना पड़ता है बेटा, पूरे मार्क्स लाने के लिए हमें हर बार रीजन देना पड़ेगा। आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो आपको लिखना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा आपने क्या यूज किया। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, नो डाउट, कोई डाउट नहीं बेटा इसमें किसी को? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब बेटा आगे देखो, हमें एक रेशियो और गिवन दिया हुआ था, इट इज गिवन, क्या इक्वल दिया गया था बेटा? कि y अपॉन z किसके इक्वल है? परसों भी लास्ट क्लास में भी एक रेशियो वाला क्वेश्चन कराया था, याद करो। मैंने बताया था रेशियो को हमेशा x लेट करते हैं, बचपन में सीखा होगा तुम लोगों ने, लेकिन ये x लेट मत करना। क्यों? क्योंकि x ऑलरेडी क्वेश्चन में यूज हुआ है, तो कुछ और वेरिएबल ले लो, k ले लेते हैं, k। हमने मान लिया लेट कर लो कि y को मैंने 3k मान ले लिया एंड z को 7k, ये मैंने यहाँ पर इसको लेट कर लिया। ठीक है, नो प्रॉब्लम ना? ठीक है, ये बेटा मैंने यहाँ पर इसको लेट कर लिया। अब आगे देखो, ये मैंने लेट कर लिया। अब मैंने आपसे बेटा बोला कि मेरे पास यहाँ पर, ध्यान से देखना बेटा, ये x और y इसको प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। आपके पास y की वैल्यू आ गई है और z नहीं आया। सुनो, x किसके इक्वल था बेटा? z के, है ना? तो हमारे पास इस हिसाब से बेटा अगर z 7k है तो देयरफॉर x भी कितना होगा ना? क्योंकि x इज इक्वल्स टू z है। अब बेटा फिगर को देखो एक बार ध्यान से, फिगर को देखो, x और y हम साथ साथ हैं, उनका सम कितना होगा? अरे वाह, आज तो बेटा तुम बॉर्नवीटा पी कर आए हो, मतलब जोश तुम्हारा आज बिल्कुल सातवें आसमान पर हो, पूरी भीड़ का। तू और स्पीकर है, इनमें से कोई होगा अभी सर, आई एम अ कॉम्प्लेन बॉय, कोई है इसमें? हाँ, कोई कुछ और उल्टा सीधा पी के तो नहीं आया? अरे बच्चे आजकल के बड़े तरक्की कर चुके हैं,
देखो बेटा, क्वेश्चन वापस आ जाओ। x इज इक्वल टू कितना है 7 के, है ना। अब मेरी बात सुनो, मैंने बोला नाउ 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 x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होगा 180। रीजन हमें देना पड़ेगा ना, रीजन देना पड़ेगा कि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180। अब सुनो बेटा, मेरी बात सुनो, x की वैल्यू 7 के रख दो, y की वैल्यू इज इक्वल्स टू 7k प्लस 3k इज इक्वल्स टू 10k, और ये 180। 10 डिवाइड में जाएगा, 10 डिवाइड में जाएगा ना, तो हमारे पास यहाँ पर अब सॉरी जीरो से बेटा जीरो कट जाएगा, के कितना आएगा 18। अब मेरी बात सुनो, के की वैल्यू बेटा 18 आ गई। हमें आंसर निकालना क्या था, x निकालना था। क्या निकालना था, x, और x हमारे पास क्या लिखा हुआ है, तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 7k। 7k कितना है बेटा 18, मतलब 126। बोलो कोई डाउट, बोलो कोई डाउट है क्या इसमें, पक्का कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। हमें यही आंसर निकालना था और ये हमारा आंसर आ चुका है। प्रोसीड करें अगले क्वेश्चन पर, आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए बी पैरेलल टू सी डी। अगर बेटा मेरे पास ए बी लाइन किसके पैरेलल है, सी डी के। ए बी अगर सी डी के पैरेलल है और ई एफ परपेंडिकुलर टू क्या है, ई एफ लाइन जो है सी डी के परपेंडिकुलर है। इट मीन्स बेटा ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो गया 90 डिग्री का। फिर हमसे बोला जा रहा है अगर एंगल जी ई डी ये कितना है 126, तो फाइंड करो कि एंगल ए जी ई कितना होगा, ए जी ई ये वाला एंगल कितना होगा। उसके बाद एंगल जी ई एफ कितना होगा, जी ई एफ ये एंगल कितना होगा। मतलब देखने में लग रहा होगा कि यार यार इस क्वेश्चन में तो भंडारा हो गया, बहुत सारे एंगल हमें पता करने के लिए दे दिए गए, तो आ जाइए कितना बड़ा क्वेश्चन होगा ये। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पैरेलल लाइन की अगर आपको एक आध प्रॉपर्टी की भी नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चन को बड़े प्यारे तरीके से कर सकते हो। बस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में पता होना चाहिए। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पता है क्या होता है, एक बार बता दूं क्या होता है। मान लो बेटा मेरे पास दो लाइन है और दोनों पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन समझ में आता है, पैरेलल लाइन क्या होता है। पैरेलल लाइन ऐसी लाइन जो कभी भी आगे चलकर इंटरसेक्ट नहीं होती। इनके बीच में से कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन गई, तो फिर ये जो z बन रहा है ना, आप बोलोगे सर ये n बन रहा है, n भी बोल सकते हो। ऐसे बच्चों को मैं z के नाम से बताता हूँ, z बन रहा है जो, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। और अगर ये पैरेलल लाइन अगर ऐसी होंगी तो फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल भी होगा। ये भी तो उल्टा z बन रहा है। अरे सर हम नहीं मान रहे सर, उल्टा z बन रहा है। बेटा मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंग्लिश की बिल्कुल तरीके से अच्छे से करता है। z उल्टा सीधा आगे पीछे कैसा भी हो जाता है इसमें, समझ में आ गया। कोई बात नहीं, चलो किसी को बुरा लग रहा होगा सर मुझे बुरा लग गया सर, मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश फेवरेट है और सर आपने उसकी बेइज्जती कर दी। तो बेटा मैथ्स मेरा फेवरेट है, और मैथ सब्जेक्ट जो होता है वो इंग्लिश की तो भाई लंका लगाता है, ठीक है। और ये तो मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ, जिसका इंग्लिश अच्छा होता है उसका मैथ्स 36 का आंकड़ा होता है, उसका मैथ्स बहुत कम समझ में आती है। और जिसको मैथ्स बहुत अच्छे से आती है ना, उनका इंग्लिश के साथ 36 का आंकड़ा होता है। उनको इंग्लिश बहुत गंदे तरीके से समझ में आती है। बच्चे सोच रहे हैं अरे सर आपको अंग्रेजी नहीं आती, इसका मतलब क्यों, ये सोच तो नहीं रहे हो। चलो बेटा सॉल्व करें अब। देखो बेटा मैंने बोला कि मेरे पास ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है, तो फिर ये जो एंगल था ये वाला एंगल ये अल्टरनेट इंटीरियर हो गया, है ना। मतलब बेटा ये जो एंगल है एंगल जी ई डी, ये एंगल जी ई डी ये किसके इक्वल होगा, एंगल जी ई डी ये किसके इक्वल होगा, एंगल ए जी ई के, होगा कि नहीं होगा। और क्या लिखेंगे इसमें बेटा हम, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। फिर एंगल जी डी की वैल्यू कितनी है, तो फिर ए जी भी कितना हो गया, बोलो अबे जोर से बोलो 126, एंगल ए जी 126 आ गया। अब आगे और चलते हैं। मैंने बोला नाउ मैंने बोला कि बेटा एंगल जी ई डी कितना है,
अरे दिया हुआ था 126, दिया है कि नहीं दिया? बिल्कुल दिया हुआ था, GED 126। यार एंगल GED जो है ना, GED, ये दो एंगलों को मिलकर बना हुआ है। और वो दो एंगल कौन कौन से हैं? एंगल GEF और एंगल FED। बताओ मैंने सही बोला गलत बोला? तो मैं इसकी जगह पर, एंगल GED की जगह पर वो दोनों एंगल लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं ना बेटा? तो एंगल GEF प्लस एंगल FED, FED इज इक्वल्स टू में, इसका कोई रीजन नहीं देंगे हम, ध्यान रखना, इसका कोई रीजन नहीं देना है। एंगल GEF कुछ है हमारे पास? GEF कुछ नहीं है। आप बताओ बेटा FED कितना है? 90, शाबाश। तो हमारे पास एंगल GEF प्लस FED कितना है? 90, और ये 126। 90 यहाँ से यहाँ चले जाएगा तो हमारे पास फिर क्या हो जाएगा? माइनस, है ना? तो एंगल GEF इज इक्वल्स टू 126 माइनस 90। तो एंगल GEF इज इक्वल्स टू में 36। एनी टाइप ऑफ समस्या? कोई डाउट नहीं बेटा इसमें? हमारे पास AGE देखो निकल आया था, GEF निकल आया था, कौन सा रह गया? FGE। अच्छा मैं एक लाइन लिखने वाला हूँ, सारे बच्चे बस चेक करना, सारे बच्चे चेक करना कि मैं गलत लिख रहा हूँ कि सही लिख रहा हूँ। मैंने बोला हेयर एंगल AGE प्लस एंगल AGE और FGE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। समझ में आया? समझ आया? देखो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया, मैं बताता हूँ समझ में क्यों नहीं आया। उनको एक बार थोड़ा सा रिकॉल कराना पड़ेगा लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। मैंने बताया था कि बेटा लीनियर पेयर प्रॉपर्टी को हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, लाइन पर पेयर प्रॉपर्टी। ऐसे याद कर लो, लाइन पर पेयर प्रॉपर्टी। तो किसी भी लाइन पर बेटा, किसी भी लाइन पर ऊपर दो एंगल बनते हैं, उनका सम कितना होता है? अरे यार अगर एंगल नीचे बनेंगे तो उनका सम भी तो 180 होगा। प्रॉपर्टी थोड़ी चेंज हो जाएगी, प्रॉपर्टी तो वही रहेगी कि नहीं रहेगी हमारे पास? फिर ये चीज हमने यहाँ पर लिख लिया। अब देखो जरा, अब देखो ये लाइन समझ में आई? अब समझ में आ गई ये वाली लाइन? क्योंकि हमारे पास एंगल AGE ये वाला एंगल और एंगल FGE, इन दोनों का सम 180 होगा क्योंकि एक ही लाइन पर बन रहे हैं वो। तो अब यहाँ पर यार AGE तो मैंने पहले ही निकाल दिया था, 126 प्लस एंगल FGE इज इक्वल्स टू 180। 126 को यहाँ लेके जाओगे तो एंगल FGE 180 माइनस 126, एंगल FGE इज इक्वल्स टू 54। कोई प्रॉब्लम बेटा इसमें किसी को? हमारे पास इस क्वेश्चन में 3 वैल्यू फाइंड करनी थी, तो अब लास्ट में हम क्या लिखेंगे? वेरी गुड, देयरफॉर डालकर सारे एंगल्स को एक साथ लिखोगे। पहले एंगल AGE इज इक्वल्स टू 126, फिर एंगल GEF इज इक्वल्स टू 36, फिर एंगल FGE इज इक्वल्स टू 54, और ये हमारा आंसर हो गया। एनी टाइप ऑफ समस्या समझ में आ गया? किसी के पेट में गुड़ु गुड़ु तो नहीं हो रही, ओ सर जी क्या करा रहे हो सर, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन? ऐसा तो नहीं है, नहीं है ना? चलो आगे चले। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नहीं है बेटा, याद रखना, सुपरस्टार है। कौन है ये? सुपरस्टार है। और सुपरस्टार को बेटा हल्के मत लेना, पेपर में सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन इस चैप्टर का यही है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन। बहुत अच्छे समझना है इस क्वेश्चन को, मुझे मालूम है एक बार में बहुत अच्छे समझ जाओगे, थोड़ा बहुत 2 मिनट कंसंट्रेट करना है, अपने आप समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ PQ पैरेलल टू ST। यहाँ बेटा एक लाइन है PQ, और ये लाइन किसके पैरेलल है? ST के, है ना? PQ पैरेलल टू ST, एंगल PQR कितना है? 110। PQR ये वाला एंगल कितना है? 110। उसके बाद एंगल RST ये एंगल कितना है बेटा? 130। तो क्वेश्चन में बोला गया हमें फाइंड करना है एंगल QRS। एंगल QRS ये वाला एंगल हमें यहाँ पर क्या करना है बेटा? फाइंड। ये वाला एंगल हमें यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है? अब आगे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इसको हम। यहाँ पर बेटा एक हिंट लिखी हुई है, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू ST। हमें एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि ST के पैरेलल हो, जो कि ST के पैरेलल हो, और वो भी पॉइंट R से करना है।
पॉइंट आर। कोई दिक्कत नहीं बेटा इसमें, ठीक है ना। चलो अब आगे चलते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले बेटा मैंने यहाँ लिखा ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ ए लाइन आर एम। हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, एक लाइन ड्रॉ कर ली बेटा मैंने आर एम, ठीक है ना। कौन सी लाइन ड्रॉ करी? आर एम फ्रॉम पॉइंट आर सच डेट, वो भी कुछ इस तरह से बेटा मैंने ड्रॉ किया, सच डेट कि आर एम किसके पैरेलल है? आर एम इज पैरेलल टू एस टी, आर एम इज पैरेलल टू एस टी। अब सुनो सुनो सुनो, अब अगर आर एम एस टी का पैरेलल, तो भैया वो पैरेलल वाले अपनी हरकतें तो करेगा। हरकतें मीन्स पैरेलल लाइंस के प्रॉपर्टीज में लगेंगी कि नहीं लगेंगी? बिल्कुल लगेंगी। तो हमारे पास बेटा यहाँ पर एंगल टी एस आर, देयरफॉर एंगल टी एस आर प्लस एंगल एस आर एम इज इक्वल्स टू 180 बाय कौन सी प्रॉपर्टी बताओ? सम ऑफ कोइंटीरियर। अरे शाबाश, अब तो तुम बेटा मैथ्स बहुत सीख गए हो, कल से लगता है मुझे तुम पर कोचिंग पढ़ने आना पड़ेगा। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। बेटा यहाँ देखो एंगल टी एस आर की वैल्यू कितनी है? 130, शाबाश 130 प्लस एंगल एस आर एम हमें नहीं पता कितना है, एस आर एम इज इक्वल्स टू 180। ये यहाँ चले गया तो एंगल एस आर एम इज इक्वल्स टू 180 माइनस 130, और जब 180 में से 130 गया तो फिर क्या बचेगा? 50। तो एंगल एस आर एम कितना आ गया? क्या मुझे इस क्वेश्चन में एस आर एम फाइंड करना था? नहीं करना था ना। चलो अब आगे देखो, मैंने बोला अब आगे देखो ध्यान से कि हमारे पास यहाँ पर सीन्स, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था बेटा कि पी क्यू किसके पैरेलल है? एस टी के। बट मैंने अभी कंस्ट्रक्शन में क्या दिखाया कि आर एम किसके पैरेलल है? एस टी। एक और बार देखो ध्यान से, पी क्यू किसके पैरेलल है? आर एम किसके पैरेलल है? तो फिर पी क्यू और आर एम भी होगा ना। आग लगा दी मतलब तुम लोगों ने, समझ में आ गया है ना। आगे चलो आगे चलो और देखो, तो अगर बेटा इसका मतलब देयरफॉर वेट, इसको यहीं करते हैं। देयरफॉर हमारे पास यहाँ पर पी क्यू इज पैरेलल टू, पढ़ो ध्यान से क्या लिखा है? पी क्यू इज पैरेलल टू। अब अगर पी क्यू लाइन आर एम के पैरेलल है तो भैया पैरेलल वाली हरकतें भी होंगी, प्रॉपर्टी लगेगी कि नहीं लगेगी? मतलब ये z बन रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल क्यू आर एम होगा, है ना। तो देयरफॉर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल क्यू आर एम। क्यों बेटा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर, मेरी तरह पेपर में प्रॉपर्टी शॉर्ट में लिख के मत ना, जैसे मैंने लिखा ए एल टी, तो मार्क्स भी शॉर्ट में मिलेंगे, चॉइस तुम्हारी है। मार्क्स शॉर्ट में चाहिए कि पूरे लॉन्ग मार्क्स चाहिए, तुम्हारा मन है भैया, जबरदस्ती नहीं करूंगा बिल्कुल भी। एंगल पी क्यू आर कितना है? पी क्यू आर 110 है ना, पी क्यू आर 110। क्यू आर एम देखो, क्यू आर एम ये क्यू आर एस और एस आर एम से मिलकर बना है, नहीं समझ में आया? क्यू आर एम जो एंगल था वो क्यू आर एस और एस आर एम से मिलकर बन रहा है, तो उसको हम यहाँ एज इट इज लिख देंगे, एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर एम, यही लिखोगे ना। 110 इज इक्वल टू, यार क्यू आर एस तो नहीं पता बट मेरे पास ना एंगल एस आर एम तो है, क्या है? 50। तो मैं यहाँ से इसकी जो वैल्यू है इधर पुट करने वाला हूँ, कितनी रखी मैंने यहाँ पर वैल्यू इसकी? 50। 110 ये 50 यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? एंगल क्यू आर एस, और एंगल क्यू आर एस की फिर वैल्यू कितनी आ जाएगी? एंगल क्यू आर एस इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। यही फाइंड करना था। समझ में आ गया बेटा अच्छे सभी को? कंफर्म समझ में आ गया अच्छे से? अगले वाले क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में लिखा हुआ है ए बी किसके पैरेलल है? हमारे पास ये वाली जो लाइन है ना ए बी, ये सी डी लाइन के
पैरेलल है। और एंगल ए पी क्यू कितना है, ए पी क्यू ये एंगल 50 डिग्री का है। उसके बाद पी आर डी, एंगल पी आर डी ये कितना है 127 डिग्री। हमें फाइंड करना है, एक्स निकालना है और बोलो एक्स निकालना है और वाई निकालना है। चलो देखो मैंने बोला सीन्स, क्योंकि ए बी लाइन जो है सी डी के पैरेलल, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। तो हमारे पास इसका मतलब एंगल ए पी क्यू जो है, देयरफॉर एंगल ए पी क्यू पी क्यू आर के इक्वल होगा। बोलो पी क्यू आर के इक्वल होगा। क्यों होगा आवाज नहीं आई। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। आगे चलते हैं। एपीक्यू की वैल्यू कितनी है, एपीक्यू चेक करो कितना है 50 ना, और पीक्यूआर कितना है पीक्यूआर ये कितना है, अभी एक्स है, पीक्यूआर कितना है, ये पीक्यूआर है ना बेटा, ये एक्स है कि नहीं है, हाँ ये एक्स है। तो हमारे पास यहाँ पर अब एक्स की वैल्यू निकल आई, एक्स की वैल्यू निकल आई ना, ठीक है। अब आगे देखो, अगेन फिर से हम यही प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। अब मैंने बोला कि एंगल ए पी आर इज इक्वल्स टू पी आर डी, होगा ना, होगा। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है, शाबाश, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब देखो फिगर को देखो एक बार ध्यान से, एंगल एपीआर फिगर में दिख रहा है, और गुरगुर के देखो इसको, इतना गुरगुर के देखो आग लग जाए इसमें, ऐसे लगा दिया। अब देखो एपीआर जो एंगल है वो 50 प्लस वाई है कि नहीं है, क्यों है ना, एपीआर जो है वो दो एंगलों से मिलकर बना हुआ है 50 और वाई से। तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, एपीआर की जगह पर, इस जगह पर 50 प्लस वाई इज इक्वल्स टू में क्या हो रहा है 50 प्लस वाई, ठीक है। उसके बाद पी आर डी कितना है 127, 50 यहाँ से यहाँ जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 127 माइनस 50, तो y इज इक्वल्स टू 77। बोलो एनी टाइप ऑफ समस्या, हमारे पास x भी आ गया, और अब दो वैल्यू है तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर डालकर, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 50, x is equals to 50 degree and y is equals to 77 degree, and this is the required answer. Any type of समस्या, any type of समस्या, आगे बढ़ जाएं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, इस चैप्टर का ये आखिरी क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान रखना इस चैप्टर 6 का लाइन्स एंड एंगल्स का सिलसिला भी खत्म नहीं होगा। अगली क्लास में हम इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास 9th में आके मतलब एक बात बता दूं, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि उन्होंने एनसीईआरटी कर ली तो बस मैथ्स को उन्होंने राम राम कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्लास 9th से आके एनसीईआरटी जब एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, मैं तुम बता दूँ, वो तो बेस है भाई, बिना बेस के तो कुछ होता ही नहीं है, वो बेस है। लेकिन उसके बाद तुम्हें पढ़ना और पड़ेगा, एक्स्ट्रा और करना पड़ेगा, तब जाके तुम स्कूल के एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। क्योंकि स्कूल के एग्जाम में जो टेस्ट तुम लोग के होंगे, जो पेपर होंगे, उसमें क्वेश्चंस ऐसे ऐसे आते हैं जो बुक में होते ही नहीं है। बच्चों के एकदम तोते से उड़ जाते हो, क्या हो गया, फिर तो बच्चा गाना गाता है, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे। तो मैं नहीं चाहता कि तुम लोग भी एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के ये वाला गाना गाओ। तुम लोग कौन सा गाना गाओगे, मौज जाई मौज जा, सुना है कि नहीं सुना, समझ में आ गया ना। और कब गाओगे, जब तुम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लोगे उसके बाद। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो कभी क्लास मिस मत करना, ठीक है। चलो बेटा इस वाले क्वेश्चन करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर में कई बार आता है, ये वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। इन फिगर 6.27 ये वाला फिगर हमारे पास, ये वाला फिगर है, और इस फिगर में लिखा हुआ है PQ and RS are two mirrors,
पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स। हमारे पास बेटा दो मिरर हैं पी क्यू एंड आर एस, और ये दोनों के दोनों प्लेन पैरेलल मिरर हैं, पैरेलल मिरर हैं। इस क्वेश्चन को देखो यार अंग्रेजी में बहुत लिखा हुआ है, अंग्रेजी पढ़ते वक्त मेरे को बड़ी घबराहट सी होती है। मैं तो बस सीधे हिंदी में समझा दूं क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं है, है? चलो सीधे मुद्दे पर आते, तुम फिगर देखो और मैं जो बोल रहा हूँ सुनो सिर्फ। मैंने बोला कि बेटा मेरे पास दो मिरर थे एंड बोथ आर पैरेलल मिरर। क्या होता है इसमें, एक लाइट रे इंसिडेंट होती है। जैसे मान लो ये पेन है, ठीक है, यहाँ पेन को मैंने ऐसा रखा तो ए नाम की एक लाइट गई बी पॉइंट पर टकराई, तो यहाँ से जब लाइट गई टकरा के नीचे आएगी बेटा, ठीक है, फिर वो सी पॉइंट पर फिर से आई और टकरा के फिर यहाँ वापस चले गए। तो क्वेश्चन ये था कि अगर पी क्यू पैरेलल टू आर एस है, अगर पी क्यू पैरेलल टू आर एस है, तो फिर आप प्रूफ करो कि ये जो ए बी है वो भी किसके पैरेलल होगा, वो जो ए बी है वो भी किसके पैरेलल होगा, सी डी के। तो ये क्वेश्चन प्रूफ वाला क्वेश्चन है। प्रूफ वाले क्वेश्चन में हम कौन सा वाला सीक्वेंस फॉलो करते हैं, गधा तो क्या घर पर यही है अकेला सूरमा आज जो घर से खाना खाकर आया 5-5 किलो आटे की रोटी। तुम लोगों की आवाज नहीं आ रही किसी की आज, है? क्या घर से आज मतलब मार मार पड़ी तुम लोगों की, हैं? गला दबा के और मैथ पढ़ने जा ऐसा निकाला तो नहीं करते किसी को आज, हैं? चलो वापस आ जाओ बेटा क्वेश्चन पर। सबसे पहले हम लिखेंगे जी फॉर गिवन, याद रखना गधा तो चल पड़ा, जी फॉर गिवन, पहले गिवन चलते हैं, गिवन गिवन चलते हैं बेटा। गिवन पर देखो, गिवन देखो बहुत सारा बड़ा बड़ा लिखा हुआ था, मैं सिर्फ मेन चीज लिख रहा हूँ इसमें, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, ठीक है। टू प्रूफ क्या करना है इसमें, ए बी इज पैरेलल टू, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये हमें टू प्रूफ करना है, ठीक है। उसके बाद छोटा सा कंस्ट्रक्शन भी है इसमें, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या बोलना चाहिए बताओ, कंस्ट्रक्शन। मुझे भी आता है, ऐसा नहीं है, वो गलत ले जाते हैं सर को, तो बिल्कुल कुछ आता ही नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन बेटा इसमें मैं लिखूंगा ड्रॉ, ड्रॉ बी एम, ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर टू, भाई स्पेस नहीं है लिख देते हैं, ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू। एक मैंने बी एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, बी एम परपेंडिकुलर टू ड्रॉ किया, और वो भी किस पर किया, पी क्यू लाइन पर, ठीक है। एंड सी एन परपेंडिकुलर टू आर एस, और बेटा एक सी एन लाइन भी ड्रॉ करी मैंने, ये एक लाइन है सी एन, ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करी मैंने कहाँ पर, आर एस लाइन पर, एज अ नॉर्मल, एज अ नॉर्मल। अब आप सोचोगे सर मैथ्स में नॉर्मल और एबनॉर्मल क्या होता है, फिजिक्स पढ़िए थोड़ी बहुत, आपको पता होना चाहिए फिजिक्स और मैथ्स आपस में भाई भाई हैं भाई। ये क्वेश्चन फिजिक्स का ही है, मैं तुम बताऊं तो इसका क्वेश्चन फिजिक्स का। फिजिक्स में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि ये कोई कांच है, मिरर है, ठीक है, आय हाय देखा अब होश आया बच्चों को, कोई बात नहीं है। ये हमारे पास बेटा एक मिरर है, ठीक है, यहाँ पर एक लाइट रे इंसिडेंट होती है, ठीक, और वो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ चले जाती है, ऐसा होता है कि नहीं होता। इसको बेटा इंसिडेंट रे बोलते थे और इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलते थे ना। इसके बीच में एक इमेजिनरी लाइन होती थी जो कि परपेंडिकुलर होती थी, और इस लाइन को बोलते थे नॉर्मल। अगर तुम लोगों ने फिजिक्स में नहीं पढ़ा है तो पढ़ोगे तब तुम्हें शायद मेरी याद आ जाएगी, यार सर ने मैथ्स में भी समझाया था, और पढ़ लिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये एक इमेजिनरी लाइन नॉर्मल होती है कि नहीं होती है, इसी को नॉर्मल बोलते हैं। और नॉर्मल जो होता है ना बेटा, ये मीडियम का है, इसको मीडियम भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो मिरर है यहाँ पर, इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर बोला जाता है बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हम क्वेश्चन पर चलेंगे, पहले बेटा ये समझ लीजिए, क्या बहुत बेसिक सी चीज है, पूरे क्वेश्चन में यही चीज यूज होने वाली है। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें उठा के ले रहा हूँ और इस क्वेश्चन में फेंक दूँ, अब फिर तुम जबरदस्ती क्वेश्चन में सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, तैर रहे हो, तो मिल ही नहीं रहा। भाई ट्यूब लेके चलो, डूबोगे ही नहीं। तो ये क्या है हमारे पास, ट्यूब है, ठीक है। तो यहाँ देखो, बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमसे क्या कहता था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बेटा मैंने आई बोला और इसको मैंने क्या बोला, आर। तो फिर हम ऐसे लिखते थे एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। याद आया थोड़ा बहुत,
याद आ गया क्या खेल चल रहा है? अब ये समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। या तो हम क्वेश्चन पे आगे बढ़े, इसको इरेज करें बेटा। चलो क्वेश्चन पर अपन आगे चलते हैं। और अगर अभी भी समझ में नहीं आया ना, अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो फिर कभी समझ में नहीं आएगा। सही बता रहा हूँ, फिर कभी नहीं आएगा अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो। प्रूफ देखो बेटा, मैंने बोला बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से, क्योंकि हम जानते हैं अच्छे से कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आगे देखो यार, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको नाम दे दो, जैसे 1 2 3 और 4। तो यहां देखो बेटा कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। और ये दोनों सुनो सुनो सुनो, अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो एंगल 1 और एंगल 2 भी तो इक्वल है किसी चीज के। बताओ किसके इक्वल? पी ए बी सी के हाफ के इक्वल है। ए बी सी का हाफ, ये किसके इक्वल होगा? ए बी सी का हाफ। नहीं समझ में आई ये वाली लाइन? कौन सा बेटा? 2 के 3 के इक्वल होगा, 3 4 के इक्वल। हाँ पहुंच रहे हैं वहां पर, अभी हम पहुंच रहे हैं, पहले इसको निपटा लो। यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है कि नहीं है? एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो मेरे पास 100 रुपए थे, तो मैंने 100 रुपए क्या किया, इन दो कन्याओं को दे दिए 100 रुपए। तो अब ये 50-50 फाड़ेंगे तो है नहीं, उसको खुले करवा के 50 इसके पास और 50 उसके पास। तो मैंने बोला 50 बराबर 50 और इज इक्वल टू के बाद 100/2 भी बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? बेटा फील करो, जितने अच्छे से फील करोगे उतने अच्छे समझ में आएगा। नहीं फील हो पाया? हो गया काम? आ गया मजा? चलो, तो इसीलिए हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन डाल के छोड़ दिया। सेम यहाँ पर आ जाओ, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा कि नहीं होगा? एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। अब अगर एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है तो ये दोनों भी किसी के इक्वल है? बी सी डी के। हाँ अरे वाह, अब मजा आ गया, मुझे भरोसा हो गया कि तुम लोग को समझ में आ गया। एंगल बी सी डी का हाफ। बोला बताओ बेटा कोई दिक्कत इसमें किसी को? पक्का कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक लाइन लिखवाता हूँ, मैं यहाँ बोल रहा हूँ एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं परपेंडिकुलर्स बिटवीन टू पैरेलल्स इज ऑल्सो पैरेलल। अगर दो मेरे पास लाइन पैरेलल है तो उनके बीच में जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो भी हमेशा कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। तो हमें क्वेश्चन में गिवन था ना कि पी क्यू किसके पैरेलल है? पी क्यू आर एस के पैरेलल है ना। और अगर पी क्यू आर एस के पैरेलल है, उनके बीच में ये परपेंडिकुलर भी तो है। ये दोनों परपेंडिकुलर थे कि नहीं थे? तो फिर ये दोनों परपेंडिकुलर भी पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे? तो इसका मतलब क्या हो गया? देयरफॉर बी एम इज पैरेलल टू सी एन। देयरफॉर बी एम इज पैरेलल टू सी एन। बोलो कोई डाउट? है क्या? ठीक है, अब देख लो धमाका हो गया, तुम्हें पता भी नहीं चला, तुम्हें धमाका हो गया। यहाँ पर बी एम पैरेलल टू सी एन हो गया, बी एम पैरेलल टू सी एन हो चुका है। और अगर बी एम पैरेलल टू सी एन है तो इसका मतलब बेटा यहाँ पर ये जो Z बन रहा है, हाँ जी बोलो। हमारे पास यहाँ पर ये जो Z बन रहा है ना, Z की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। देखो बेटा ये जो Z बन रहा है ये इक्वल होगा कि नहीं होगा? बोलो होगा कि नहीं होगा? तो Z में भैया एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? अरे दिख रहा है प्रॉपर? तुम्हारे चक्कर में तो मैंने तरह तरह के कलर निकाल दिए इसमें। स्टेशनरी पे जाओगे तो पता पड़ेगा कितने महंगे कलर हैं। यहाँ तो फ्री मिल रहे हैं तो दांत दिखा दे तो निकलवाते जाते हो। अब समझ में आ गया एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल 3 के इक्वल है। तो हमने यहाँ लिखा एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 और इसका रीजन क्या आएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। वेट, एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल 2 खुद भी किसी एक चीज के इक्वल है। एंगल 2 खुद भी किसी एक चीज के इक्वल है, बताता हूं किसके।
एंगल 2 ऊपर देखो इसके इक्वल है कि नहीं, चेक करो, चेक करो, जल्दी चेक करो, मिल गया ना। एंगल 2 इसके इक्वल था कि नहीं था? तो मैं बेटा एंगल 2 की जगह पर ये जो एंगल 2 की औकात है मतलब वैल्यू, उसको उठा के यहाँ फेंक सकता हूँ। अरे बोलो ना, फेंक सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, एंगल ए बी सी अपॉन में वैसी एंगल 3, ओए 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 ओए, एंगल 3 देखो किसके इक्वल है बेटा, ये क्लास 9th का मैथ है, इसमें यही होता है, इसके इक्वल, वो उठा के फेंक दो यहाँ पर, यही होता है, इसमें ध्यान रखना, क्योंकि हमें प्रूफ करना होता है, कुल मिला के प्रूफ करना हमारा टारगेट है। ठीक है, तो हमारे पास एंगल 3 की जगह पर क्या लिखेंगे, एंगल बी सी डी अपॉन में 2, एंगल बी सी डी और अपॉन में ये क्या हो गया 2 ने बेटा 2 को डिशुम डिशुम कर दिया। क्या बचा हमारे पास, अब क्या बचा देखो, अब क्या बचा, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल, बचा कि नहीं बचा, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल बी सी डी, ये हमारे पास यहाँ पर बचा है। और आगे देखो बेटा, बातों ही बातों में कुछ कुछ हो गया। अब ये सोचो कि वो कुछ कुछ क्या हुआ, देखते हैं क्या हुआ। हाँ यही तो यार, यही तो है, और क्या बात है, सब आ गया, तुम देख ही नहीं पाए। देखो एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल बी सी डी। मेरी एक बात सुनो, मैंने बोला कल्लू के भाई का नाम पप्पू है, कल्लू के भाई का नाम क्या है, तो पप्पू के भाई का नाम क्या, शाहरुख खान होगा, कल्लू ही होगा कि नहीं होगा। हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी सीखी है, बहुत ध्यान से सुनो बेटा, मैंने बोला कि हम लोग जानते हैं कि इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं, बहुत अच्छे से समझ, सुनाई दे रहा है ना, ठीक है। अगर ये दो उंगलियां समझना ध्यान से, दो लाइन पैरेलल हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होंगे, वैसे ही अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो दो लाइन कैसी होंगे, उनमें आ गया कि नहीं आ गया। अरे यहां देखो कि हुआ क्या, समझो ध्यान से, हुआ क्या, यहां पर लिखा है एंगल ए बी सी, फिगर में आ जाओ, एंगल ए बी सी किसके इक्वल है, बी सी डी के, बी सी डी, ओ हो, जेड बन गया, हो गया काम, मतलब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गया। और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गया इसका मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। तो हम यहाँ लिखेंगे, रीजन देना पड़ेगा, रीजन देना पड़ेगा तब पेपर में पूरे नंबर मिलेंगे। हम लिखेंगे हेयर एंगल ए बी सी, रीजन में ये मत लिखना कल्लू पप्पू का भैया, पप्पू कल्लू का भैया, ये मत लिखना, जो लिखा ना वो लिखना, ठीक है। हेयर एंगल ए बी सी एंड एंगल बी सी डी makes an equal pair of alternate इंटीरियर एंगल। तो इस हिसाब से देयरफॉर हमारे पास ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और ये हमारा प्रूफ हो गया। देखो बेटा, मैंने तो बेटा बहुत पूरी कोशिश की तुम लोग को समझाने की, और उम्मीद भी ये करता हूँ शायद सभी को समझ में भी आ गया होगा, सभी को आ गया। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, इससे वो हमने एक ये वाला क्वेश्चन किया था ना, एक ये वाला क्वेश्चन किया था जिसमें हमने QRS फाइंड किया था, ये वाला क्वेश्चन, और इसके बाद ये वाला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ आ गया सभी को, पक्का ना। अब छापना स्टार्ट करो।